आप सभी को नमस्कार। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्वयं ऑनलाइन पोर्टल तथा पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से प्रत्येक बुधवार को शाम 6 बजे आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं की श्रृंखला में आज हमारी 83वां अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला हम ज्ञान अनुष्ठान के रूप में मना रहे हैं। आप सभी को पता है कि यह जो कार्यक्रम चल रहा है भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्वयं ऑनलाइन पोर्टल और उपलब्ध भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय 15 सप्ताह का बहुत ही बहुमूल्य महत्वपूर्ण हिंदी माध्यम का पाठ्यक्रम, जिसके अंतर्गत इस ज्ञान अनुष्ठान को हम लोग लगातार पिछले 1.5 से अधिक वर्षों से हम लोग इस पटल पर संचालित कर रहे हैं। आप सभी की ज्ञान चेतना को जगाने के लिए, एक नई दृष्टि प्रदान करने के लिए हम लोग चला रहे हैं। उसी कड़ी में आज हमारी 83वां अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला है और विशेष रूप से जब 3 दिसंबर को हम लोगों ने प्रण लिया था कि हम प्रत्येक 7वीं कार्यशाला दृष्टिबाधितों, दिव्यांगों आदि के लिए केंद्रित करेंगे, तो उस कड़ी में अगर हम देखें तो हमारी 6वीं यह ज्ञान अनुष्ठान है। इसकी शुरुआत 15 अक्टूबर से हम लोगों ने की थी। 15 अक्टूबर के बाद 3 दिसंबर, फिर 21 जनवरी, 18 मार्च और 13 मई के बाद आज हम फिर एक बार विशेष रूप से हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं, समाज के दिव्यांग भाई बहन हैं, उनके लिए कि वो तकनीक का उपयोग करते हुए कैसे अपने जीवन को मंगलमय बना सकते हैं, खुशहाल बना सकते हैं और समाज के लिए और देश हित में कुछ कर सकते हैं। तो उसी कड़ी में आज की यह कार्यशाला हम लोग आयोजित कर रहे हैं और केवल दृष्टिबाधितों के लिए नहीं है। जब आप इसका विषय आप लोग देखेंगे तो विषय से ही स्पष्ट हो जाएगा कि यह केवल जो विषय है वो दृष्टिबाधितों के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए जो भाषा और प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण विषय में रुचि रखते हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का विषय है कृत्रिम मेधा के माध्यम से सुगम्यता संवर्धन। तो यह एक तरफ जहां दृष्टिबाधितों के लिए महत्वपूर्ण है, उसी के साथ साथ हम जो तमाम प्रेमी हैं, भाषा प्रेमी हैं, प्रौद्योगिकी प्रेमी हैं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है कि एआई का कैसे माध्यम इस्तेमाल करते हुए आप उस सुगम्यता को आसान बना सकते हैं। तो आइए आज सबसे पहले हम आज इस कार्यशाला में हम सभी को एक नई दृष्टि प्रदान करने के लिए श्री नीरज गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी विभाग, वर्ल्ड कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, गुरुग्राम से। मैं भाई साहब का सबसे पहले हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आप हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए आज इस पटल को ज्ञानवर्धित करने के लिए आप ससने इस पटल पर जुड़े हुए हैं। आप खुद दृष्टिबाधित हैं, लेकिन अपनी सक्रियता के माध्यम से आप अपने आप को बहुत ही अद्यतन रखते हैं तकनीकी के क्षेत्र में और उसके साथ साथ समाज के लिए, देश के लिए कुछ नया करने का भी प्रयास करते हैं। तो बहुत बहुत आपका स्वागत अभिनंदन है। इसी कड़ी में जिनके लगातार मार्गदर्शन से, जिनके निर्देशन में हम यह तकनीकी कार्यशाला ज्ञान अनुष्ठान के रूप में निःशुल्क आप लोगों के लिए बिना रुके आयोजित कर रहे हैं, डॉक्टर सी जयशंकर बाबू, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय पुदुचेरी, सर भी जुड़े हुए हैं। सर का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इसके साथ साथ देख पा रहा हूं कि भारत के विभिन्न प्रांतों, विदेश से कई सक्रिय सुधीजन श्रोता जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का हृदय के अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आइए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि नीरज जी पहली बार हमारे पटल से जुड़े हुए हैं। मैं उनका एक संक्षिप्त परिचय आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगा। श्री नीरज गुप्ता जो दिव्यांग हैं, विशेष रूप से दृष्टिबाधित हैं, आप एक सक्रिय अध्येता हैं कंप्यूटर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी विभाग, वर्ल्ड कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, गुरुग्राम। सॉफ्टवेयर विकासकर्ता के रूप में आपका 2 वर्ष का गहन अनुभव है। कई हैकाथॉन में आपने सक्रिय भागीदारी की है। वर्ल्ड कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जहां पर आप सक्रिय अध्येता हैं, में साल 2025 में बेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में आपको उस संस्थान द्वारा पुरस्कृत किया गया था। वर्तमान में फ्रीलांसिंग के कार्य के साथ साथ क्लूकोर टेक्नोलॉजी नामक स्टार्टअप का आप संचालन कर रहे हैं, जिसका प्रमुख उद्देश्य है
जो हमारे ग्राहक हैं, ग्राहकों के लिए बेहतरीन सॉफ्टवेयर निदान के रूप में कैसे हम तैयार कर सकते हैं, कैसे उपलब्ध करा सकते हैं, इसके लिए भी आप काम कर रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि हम हमेशा कार्यशालाओं के दौरान बताते हैं, और एक दो कार्यक्रम इस दृष्टि से हम लोग आयोजित भी किए हैं कि वर्ष 2026 को आदरणीय बाबू सर के मार्गदर्शन में हम लोग स्टार्टअप वर्ष के रूप में मना रहे हैं। तो आज कहीं ना कहीं, चूंकि नीरज जी जो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्टार्टअप के क्षेत्र में है, और आज इस अवसर पर जब वो अपने प्रस्तुतिकरण या लाइव डेमो के माध्यम से हम लोगों को कुछ नई दृष्टि देंगे, तो स्टार्टअप के क्षेत्र में भी विशेष रूप से भाषा के जो विद्यार्थी हैं, जो चिंतक हैं, जो प्रेमी हैं, वो भाषा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कौन से स्टार्टअप कर सकते हैं, उसमें करियर को कैसे संवार सकते हैं, इस क्षेत्र में भी थोड़ा सा वो मार्गदर्शन हम सभी को देंगे। मुझे जब मैं इनका परिचय पढ़ रहा था तो मुझे 4 लाइनें याद आती हैं, और 4 लाइनों के माध्यम से उनका शुक्रगुजार करता हूं और उनसे फिर गुजारिश करूंगा। खुद की शर्तों पर नए रास्ते बनाते जा रहे हैं। मैं यह लाइन नीरज गुप्ता जी के लिए पढ़ रहा हूं। खुद की शर्तों पर नए रास्ते बनाते जा रहे हैं, हम जमाने के लिए निदान सजाते जा रहे हैं। ये हैकाथॉन, ये अवार्ड तो बस एक शुरुआत है। ये हैकाथॉन, ये अवार्ड तो बस एक शुरुआत है। हम क्लूरर से तरक्की का नया दौर लाने जा रहे हैं। हम क्लूकोर से तरक्की का नया दौर लाने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हुए मैं नीरज गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि आज जो विषय है, निर्धारित विषय है, उस पर हमारे जितने सुधीजन श्रोता हैं उनको ज्ञानवर्धित कीजिए। यह पटल अब आपका है। हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपका मतलब स्वागत करने के लिए, और एक 4 आपकी जो बेहतरीन लाइनों के लिए अच्छा लगा सुनकर, बहुत ही अच्छा लगा सुनकर। और जैसा कि सर ने बताया कि हम जो भी आज एक्सेसिबिलिटी और एआई से रिलेटेड आज डिस्कशन करने वाले हैं, तो हम ये देखेंगे कि जो एक मतलब विजुअली चैलेंज है और जो नॉन विजुअली चैलेंज पर्सन है, उनके लिए कैसे एआई ने इम्पैक्ट डाला है। मतलब आप देखेंगे कि लाइफ में बहुत कुछ चेंज हुआ है एआई के आने के बाद। तो आज हम ऐसे ही कई चीजों पर डिस्कस करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी मैं बताऊं उससे आपकी थोड़ी तो हेल्प हो। और तो जैसे कि आप सर ने स्टार्टअप वगैरह के भी बारे में बताया, तो सबसे पहले मैं स्टार्टअप से स्टार्ट करना चाहूंगा। मैं जब 12th क्लास में आया था, तो जो दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा स्कीम चलाई हुई जाती है बच्चों को प्रमोट करने के लिए, कि बिजनेस के लिए बच्चों को प्रमोट किया जाता है, तो वहां से स्टार्टअप का मेरा माइंडसेट बन गया था। तो उसके बाद जब मैं अपने कॉलेज में आया, तो और अपॉर्चुनिटीज मुझे मिली कि स्टार्टअप करने के लिए। जब मैंने अपनी स्किल्स को शार्प कर लिया, मुझे लगा कि हाँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ही, क्योंकि अब जो चीज मेरे हाथ में जो मैं बेटर तरीके से कर सकता हूँ वो यही था कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो अगर क्योंकि मैं चीजों को बना के खुद से दे सकता हूँ दूसरों को, तो ये एक स्टार्टअप बन सकता है। तो हमने ऐसे ही 2024 में सबसे पहले अपना पहला सॉफ्टवेयर बनाया था, और उसके बाद हमने एक एक करके 2025 में हमने एक और सॉफ्टवेयर बनाया, जो हमारे कॉलेज के अंदर अवार्ड जीत के आया था। और वहीं से हमने एक रास्ता बना लिया था क्लूकोर के लिए कि हाँ, हम अपना स्टार्टअप बनाएंगे। तो फिर उसके बाद हमने फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट किया और क्लाइंट्स के लिए प्रोजेक्ट्स बनाए। और आप मतलब ये है कि आज एआई और टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुका है कि आप जो भी करना चाहते हैं वो आप इजीली कर सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और आप जब भी जो भी सीखेंगे, आप अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके दूसरों की हेल्प भी कर सकते हैं। आप दूसरों के लिए कुछ भी बना सकते हैं। फिर जैसे अगर मैं बात करूं, अगर आप एआई से अगर आप कुछ सीख रहे हैं, तो फिर चाहे वो कोडिंग हो या कुछ और भी हो, अगर आप उससे कुछ सीख रहे हैं कोडिंग, तो आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एआई ने पूरी तरीके से सब कुछ रिप्लेस ही कर दिया है। आज भी ह्यूमंस की जरूरत है, ठीक है। एआई आपकी इतनी हेल्प करेगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जैसे अगर आपको टाइम लग रहा है 20 मिनट का कोई मैनुअल टास्क परफॉर्म करने में,
तो आपकी हेल्प कर देगा ये 5 मिनट में वो टास्क करने में। तो ऐसे ही हमने स्टार्टअप स्टार्टअप भी ऐसे ही चलाना स्टार्ट किया था। तो अभी अगर अब मैं अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करूँ, एक स्टार्टअप को अगर आपको शुरू करना है, तो सबसे पहले जो भी आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो, आप अपनी फील्ड चुन लो, ठीक है, जिसमें आपको लगता है कि आप कर सकते हो, आपको अपने ऊपर बिलीव है कि आप कर ले जाओगे। तो आपको अपना स्टार्टअप अपने स्टार्टअप के लिए आपके लिए बेस बनाना पड़ेगा। फिर अगर आप कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज में या जो भी है, तो वहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज ऐसा नहीं है कि एक्सप्लोर करेंगे तो नहीं मिलेंगी, आपको मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी। गवर्नमेंट ने कई सारी स्कीम्स भी चला रखी है जहाँ पे गवर्नमेंट खुद प्रमोट करती है कि आप जो भी है अपना स्टार्टअप दिखाएं और उसके लिए अपना बेस बनाना स्टार्ट करें। और ऐसा नहीं है कि आप जो भी स्टार्टअप कर रहे हो वो 6 महीने, 1 साल, 2 साल में ग्रो कर जाएगा, इतनी जल्दी ग्रो नहीं करता। आप आपको कंटिन्यूअसली मेहनत करनी पड़ेगी और आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे आपके स्टार्टअप के लिए। आप जब भी ऐसा सोचोगे कि हाँ आपने मतलब 6 महीने दे दिए, आप डिमोटिवेट हो जाओगे, कुछ हो नहीं रहा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कंटिन्यूअसली मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे। और जैसे आपने अब फील्ड चूज कर ली, तो आपको कहाँ पे क्या स्कीम्स मिलेंगी मैं बता दे रहा हूँ। एक प्लेटफॉर्म है अनस्टॉप करके, शायद आपने सुना होगा और शायद आपने नहीं भी। और जिन लोगों ने नहीं सुना मैं उनको बता देता हूँ, एक अनस्टॉप बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको जॉब्स भी मिलेंगी और कई सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, हैकाथॉन से रिलेटेड हो गया या जो भी आप अपना जो भी आप स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, शोकेस करना चाहते हैं कहीं पे ले जाके, जैसे कि हमने स्टार्टअप अपना शोकेस किया था आईआईटी दिल्ली में सबसे पहले हमने स्टार्टअप। और उसके बाद हमने शोकेस किया था दिल्ली में एक जगह है यशोभूमि, वहां पे भी कई सारे स्टॉल्स लगते हैं। आप जा जाके जो भी आप अपना स्टार्टअप शुरू करेंगे, तो आपको सबसे पहले जाके लोगों के बीच अपना स्टार्टअप दिखाना है कि हाँ मैं ये प्रोडक्ट बना रहा हूँ या मेरा इस फील्ड में इंटरेस्ट है और हमने ये शुरू किया है। जितना आप लोगों से फीडबैक लेंगे, जितना लोग आपको समझाएंगे या लोग अपना व्यू रखेंगे आपके प्रोडक्ट के लिए जो भी आप कर रहे हो, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी कई सारी स्कीम्स हैं, उनमें भी आप इनरोल करके अपने स्टार्टअप को गवर्नमेंट के सामने रख सकते। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ आपका आइडिया यूनिक है, तो आप बिल्कुल ग्रो करोगे और अच्छा रहेगा। तो सबसे दूसरी बड़ी बात, अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि विजुअली चैलेंज नहीं कर सकते। हाँ, बहुत सारे लोग सब स्टार्टअप कर सकते हो, बस आपका आइडिया अच्छा होना चाहिए, जो भी आप फील्ड चुन रहे हो वो भी ठीक होनी चाहिए और आपको खुद पर बिलीव होना चाहिए कि आप अपना स्टार्टअप वो कर ले जाओगे। हाँ, तो ऐसे ही आप अपने स्टार्टअप और बाकी आप अपनी चीजों को कर सकते हो। तो ये था मेरा अपना एक्सपीरियंस अभी तक का स्टार्टअप को लेके। और आगे हम कंटिन्यू करेंगे जो भी आज का टॉपिक है, जैसे कि एआई का इम्पैक्ट क्या है एक्सेसिबिलिटी पे। तो सबसे पहले मेरा यही सवाल है कि आप में से कितने लोग एआई से अभी क्या टास्क परफॉर्म कर रहे हैं या मतलब क्या आपने एआई के बारे में सुना है। आप प्लीज अपने व्यूज रखें, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। कोई श्रोता अगर इस संबंध में कुछ बोलना चाहता है, एआई का उपयोग करते हैं तो किस क्षेत्र में कर रहे हैं, तो आप संक्षिप्त टिप्पणी दे सकते हैं। हेलो। जी हाँ जी, कल्पना मैम बोले। जी जी, हाँ, बताएं। मैं एआई का प्रयोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए और अनुवाद के क्षेत्र में कर रही हूँ, ज्यादातर अनुवाद के क्षेत्र में, क्योंकि मेरा काम इससे जुड़ा हुआ है। तो काफी काम आसान हुआ है और क्या है, प्रूफ रीडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। नमस्कार। जी जी, नमस्कार सर। हाँ, जी बताएं सर। मैं एआई से वाइब कोडिंग करके एप्लीकेशन बनाता हूँ। पूरी की पूरी एप्लीकेशन बनती है ऑफलाइन ऑनलाइन, और काफी एडवांस कोडिंग करता हूँ एआई की मदद से। धन्यवाद। जी धन्यवाद, धन्यवाद अग्रवाल सर। उमेश जी, जरूर, क्योंकि नीरज जी इंटरैक्टिव वे में ज्यादा कुछ देना चाहते हैं,
जरूर थोड़ा सा हम मोटिवेट करें हमारे प्रतिभागी, कोई और भी जो भी कर रहे हैं उसी की बात। जैसे अभी राधा शर्मा जी ने कहा है कि एआई की मदद से प्रश्न पत्र बनाती हूँ, चैट बॉक्स में कहा है। और कोई सीधा बताना चाहते हैं, क्योंकि मित्रों वक्ता से सीधा बात करना अच्छा है, तो आप उनसे आप अपने विचार साझा कीजिए ताकि उनको भी वो अच्छा मोटिवेशन मिले आपको मार्गदर्शन देने में। जी श्रीमान नमस्कार सर, बाबू सर को और उमेश सर को नमस्कार, और जो संकाय हैं उनको बहुत बहुत आभार। सर मैं एआई की मदद से अभी अपने कार्यालय में एक पत्रिका, हमारी पत्रिका अभी तक निकलती नहीं थी हमारे संस्थान की, तो हम अभी इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं उस पत्रिका के लिए जब ओपन मार्केट में बात किया तो उन्होंने बोला कि इसकी डिजाइनिंग में और इसके मतलब इसको पूरा प्रिंट निकालने में हम 80,000 रुपीज लेंगे आपसे। तो एक छोटा सा वाकया है इसलिए बता रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने उनको पूछा कि इसमें क्या क्या आप करेंगे, तो उन्होंने बोला कि जो आप हमें सॉफ्ट में देंगे उसको हम आपको डिजाइन करके देंगे और उसके बाद हम आपको 10 कॉपी इसकी प्रिंट देंगे। ये मैं बेंगलोर की बात आपको बता रहा हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना डिजाइनिंग का काम खुद किया जाए। तो अभी डिजाइनिंग का काम में यही जो अभी संकाय महोदय ने बताया कि एआई का माध्यम, तो मैं उसी से कर रहा हूँ और 50% कार्य मैंने कर लिया है और मुझे लग रहा है कि काफी मतलब संतोषजनक है वो काम। अब उसके बाद तो समिति निर्धारित करेगी कि ये कैसा काम है क्या है। तो एआई का उपयोग मुझे इस मामले में तो अच्छा लगा क्योंकि उसने मेरे संस्थान के पैसे बचाए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद भुवन सर। मुझे भी लगता है कि हमें से अधिकांश जो श्रोता जुड़े हुए हैं वो इसी क्षेत्र में करते हैं, चाहे वो उससे कुछ सामग्री सृजित करवानी है एआई के माध्यम से, अनुवाद का काम करना है, कोई डिजाइनिंग बनवाना है, कोई पंपलेट बनवाना है, थंबनेल बनवाना है या पीपीटी बनाना है, या कुछ प्रश्न हमें क्विज के रूप में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के लिए तैयार करने हैं। तो तरह तरह के जो एआई के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं उनका उपयोग करते हुए हम लोग कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। सुनकर अच्छा लगा कि काफी लोग अभी भी एआई से जुड़े हुए, जिन्होंने अपना कोई ना कोई काम एआई से करवाया हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जितनी जल्दी आप एआई के साथ घुल मिल जाएंगे उतना ही अच्छा है। क्योंकि जाहिर सी बात है एआई जितना एडवांस होगा हमारे लिए उतना फायदेमंद है। काफी चीजें आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे, अपना काम बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। तो अब हम अपना जो भी है हम स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि जो भी काम जो मशीन कर रही है, तो वो मशीन कैसे कर रही है काम। जो भी आप किसी से भी मतलब मान लो कोई चैटबॉट है या एआई टूल है, आपसे आप उससे कोई काम करा रहे हैं, ठीक है, तो वो काम कैसे करती है ये समझते हैं। वो जो भी आप काम करवा रहे हो उनके जो भी मशीन है वो एक तरीके से पूरी तरीके से ट्रेंड है उस काम के लिए, ठीक है। और उस जो भी आपने टास्क उसको असाइन किया है, वो टास्क जो भी उसके डेटा सेट में है उससे वो सीख के आपके लिए वो काम करके देती है, ठीक है। आज जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो यूज में आ रहा है वो है VLM, यानी विजुअल लैंग्वेज मॉडल। ये एक ऐसे मॉडल्स हैं जो आपने देखा होगा, जो भी आप इमेज एक्सट्रैक्ट करते हैं, इमेज में से टेक्स्ट, ठीक है, जो भी आप कोई भी मतलब ग्राफिक से रिलेटेड कुछ भी हो गया, तो आप जब भी यूज करते हैं तो वो इसमें आपके लिए बहुत हेल्प करने का काम करता है। जैसे कि कई सारे मॉडल्स होंगे जी, ओपन एआई के मॉडल्स होंगे, जेमिनाई है, गूगल का है, ठीक है। तो हर किसी ने जो भी मतलब प्लेटफॉर्म अपना बनाया है, जिस जो भी आजकल प्लेटफॉर्म बन रखे हैं या एप्स हैं, हर किसी ऐप में आपने देखा होगा अब एआई इंटीग्रेटेड है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो व्हाट्सएप में है, फेसबुक में है मेटा एआई, ठीक है।
और उसके बाद आप देखोगे गूगल का खुद का जेमिनाई हैगा और चैट जीपीटी भी हैगा। ऐसे ही अमेजोन का एआई असिस्टेंट हैगा जो भी बहुत अ, जब जो बहुत हेल्पफुल है। जैसे कि आप कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करने जा रहे हो अमेजोन से, ठीक है, तो आप उस असिस्टेंट का कैसे यूज करोगे? आप उस असिस्टेंट से उस प्रोडक्ट के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि उसका पूरा क्या मतलब टाइप है, ठीक है, और मतलब किसी भी जैसे भी आप जो भी आप टॉपिक मतलब जो भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसके बारे में काफी इंफॉर्मेशन आपको वो एआई असिस्टेंट दे देगा, क्योंकि वो ट्रेंड होगा सीधा अमेजोन के सीधा डेटा सेट से, ठीक है। इसीलिए वो आपको बेहतर तरीके से इंफॉर्मेशन दे पाएगा। उसी तरीके से आप देखोगे जेमिनाई है, जेमिनाई रिसर्च और बाकी चीजों के लिए बहुत ज्यादा आप यूजफुल है। अगर आप मैं बात करूं तो काफी लोग उसका यूज कर रहे हो ओसीआर की तरह, ठीक है। जैसे कि आप जो भी स्क्रीन रीडर यूज कर रहे हो, टॉकबैक है, ठीक है, तो टॉकबैक मान लेते हैं जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप स्टेटस आप जब देख रहे हैं, ठीक है, और किसी ने कोई इमेज अपलोड कर रखी है, तो आप इसको कैसे एक्सेसिबल बनाओगे? सिंपल तरीका है, आप व्हाट्सएप पे जो भी इमेज है उस पर अपना कर्सर रखोगे और आप अपना जो है टॉकबैक मेन्यू खोलोगे और वहां पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा इमेज डिस्क्रिप्शन का। तो जब आप उस पर क्लिक करोगे, जो भी स्टेटस है, जिसने भी जो भी स्टेटस लगाया है, आपको पूरा डिस्क्राइब करके दे देगा इमेज में क्या है। ऐसे ही सिंपल ही अगर किसी ने कोई वीडियो भी लगाई है तो वीडियो के अंदर क्या चल रहा है, वीडियो के अंदर क्या है, वो भी आपका टॉकबैक बता देगा। अब पहले क्या होता था, पहले तो आप देखोगे जब जेमिनाई या कोई एआई टूल नहीं था, तो जब भी स्टेटस आप देखते होंगे तो ज्यादातर आप स्टेटस का नहीं समझ पाते होंगे कि इमेज में क्या है या किसी ने क्या वीडियो में अपलोड किया, ठीक है, क्योंकि वहां पर वो ऑप्शन आता ही नहीं था कि आप स्टेटस को शेयर करके आप ले जाके किसी ऐप से पढ़ सकें या देख सकें। उसी तरीके से जेमिनाई पर आप अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं, यूट्यूब का वीडियो हो या आपका खुद का कोई वीडियो है, जो आपका कोई क्लास का वीडियो है, तो आप उससे नोट्स बना सकते हैं, पूरा वीडियो का समरी ले सकते हैं। तो ये आपको आपका टाइम भी सेव कर रहा है और आपकी जो एक्सेसिबिलिटी है उसको और बहुत इंप्रूव कर रहा है। और अगर हम बात करें और जगह की कैसे एआई ने एक्सेसिबिलिटी को बेटर किया है, जैसे कि आप देखेंगे कि कई सारी वेबसाइट्स होती है जिन पर कैप्चर होते हैं, ठीक है। अब कई सारी वेबसाइट हैं जिनमें गवर्नमेंट ने कह तो दिया है कि आप जो भी है आप उन्हें एक्सेसिबल बनाएं, ठीक है, ऑडियो चैलेंज दें, लेकिन कई बार कई वेबसाइट में डिजाइन के चक्कर में जब कोई डेवलपर डिजाइन बना रहा होता तो कुछ इंपॉर्टेंट बटन्स होती हैं जिनको वो टाइटल देना भूल जाते हैं या फिर वो डिजाइन की वजह से उस तरीके में नहीं आ पाती। तो आप क्या करोगे, बटन्स के लिए भी आप देखोगे कई सारे ब्राउजर हैं जिनमें इनबिल्ट एआई हो गया है, ठीक है, जैसे कि कॉमेट ब्राउजर है, ठीक है, ये जबरदस्त ब्राउजर है। आप देखोगे पूरा वेब, जो भी आप वेबसाइट खोलोगे उसका पूरा वेब का समरी ये दे देगा, और वहां पे क्योंकि एक असिस्टेंट है तो आप उससे वेबसाइट जो भी आपने ओपन किया आप उससे कैप्चर भी पूछ सकते हो कि जो भी कैप्चर कोड है आप उसका बताएं कि क्या फिल करना है, तो वो आपकी हेल्प कर देगा वहां पे, ठीक है। कॉमेट ब्राउजर है, इसी तरीके से जितने भी अब ब्राउजर आ रहे हैं सब में अपना अपना एक एआई असिस्टेंट बिल्ड हो रहा है। और जैसे कि कई अब मार्केट में कई सारे एआई टूल्स हैं, लेकिन हर किसी की एक स्पेशलिटीज है जो हमारे काम की है, जो हर चीज को मतलब हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी टाइम भी बचा रहा है और एक्सेसिबल भी बना रहा है। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल दूं आपको, तो एक आपने देखा होगा एक्स प्लेटफॉर्म का ग्रॉक एआई। ग्रॉक आपको हर जगह मिल जाएगा, विंडोज के लिए भी मिल जाएगा, यानी आप डेस्कटॉप से ग्रॉक की वेबसाइट आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, और अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो आप एंड्रॉइड से ऐप डाउनलोड करके ये देख सकते हैं, आईओएस यूजर्स भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ग्रॉक का स्पेशल चीज मैं आपको बताता हूँ, ग्रॉक की स्पेशल चीज यही है कि आप उससे रियल टाइम न्यूज ले सकते हैं।
ज्यादातर न्यूज जो बड़ा न्यूज मीडिया हाउसेस होते हैं और भी बहुत से रिपोर्टर्स होते हैं तो वो क्या करते हैं कि जो भी रिपोर्ट होती है उनकी, वो न्यूज़पेपर में तो करते ही है पब्लिक, लेकिन वो कई बार क्या करते हैं कि ट्वीट में भी वो न्यूज मेंशन कर देते हैं कई। ठीक है, तो आप ग्रॉक को ऐसे कमांड दे सकते हैं कि आप जो है जो भी आज इंटरनेट पर न्यूज है ट्रेंडिंग में या फिर जो भी आज दिन भर की खबरें हैं आप मुझे बताएं। तो आपको ग्रॉक वहां पे आप वॉइस मोड भी है, अगर आप वॉइस मोड में जाके इंटरैक्ट करेंगे तो वो पूरे दिन की समरी आपको न्यूज की बता देगा। ठीक है, उसी तरीके से लेकिन अगर हम कंपेयर करें चैट जीपीटी से तो शायद आपको पूरे दिन की इंफॉर्मेशन ना दे पाए। ठीक है, लेकिन चैट जीपीटी का क्या यूजफुल होगा एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से हमारे लिए, मैं आपको बताता हूँ कि मतलब जब मैं मैथ्स अपना कर रहा था तो मुझे मैट्रिसेस समझने में प्रॉब्लम हो रही थी रो और कॉलम्स के बीच। ठीक है, तो आप जब चैट जीपीटी से इंटरेक्ट करेंगे आप उसे समझाएंगे अपनी प्रॉब्लम कि मुझे रो और कॉलम्स नहीं समझ आ रहे या ऐसे नहीं समझ पा रहा। ठीक है, तो वो आपको टेबल बना के दे सकता है जो आपका स्क्रीन रीडर, क्योंकि आपका स्क्रीन रीडर जो है टेबल फॉर्मेट पढ़ेगा तो आप इस हिसाब से उस चीजों को समझ सकते हैं। उस हिसाब से जैसे कई सारे सिंबल्स हमारा स्क्रीन रीडर नहीं पढ़ रहा है तो आप चैट जीपीटी का यूज करके उसको बता सकते हैं कि जो भी आपने सिंबल भेजा है वो हमारा स्क्रीन रीडर नहीं पढ़ रहा है, तो उसकी जगह आप ऐसा सिंबल बताएं कि जिससे समझने में हमें आसानी हो। तो ये आप देखेंगे चैट जीपीटी डिटेल रिपोर्ट्स वगैरह के लिए बहुत ही यूजफुल है। आप जो ये पीपीटी आपने अभी मतलब मैंने अभी लगाई हुई है, ये पीपीटी भी चैट जीपीटी ने ही क्रिएट की है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि एआई आप जैसे कि चैट जीपीटी है वो अच्छी अच्छी पीपीटी आपके लिए बना सकता है। ऐसे ही अगर आप कोड कर रहे हैं तो आप कोड कर रहे हैं या सीख रहे हैं, डिबग कर रहे हैं, उसी तरीके से क्लॉड आपकी हेल्प कर सकता है कोडिंग के लिए। क्लॉड जो एआई है बहुत अच्छा है। तो आपने अभी देखा कि ग्रॉक न्यूज के लिए बेटर है, चैट जीपीटी पीपीटी रिपोर्ट्स एक्सेल आप जो भी बना रहे हो उनके लिए बेहतर है, उसी तरीके से क्लाउड कोडिंग के लिए बेहतर है। और अगर आप इमेज जनरेशन या एक्सट्रैक्शन की बात करें तो जेमिनाई उनके लिए बेटर है। और कई बार आपने देखा होगा कि कई वेबसाइट्स के जैसे या फिर एप्स में भी कई बार आपने देखा होगा कि एक्सेसिबिलिटी प्रॉब्लम्स आ जाती है। ऐप का डिजाइन या तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आप इंटरफेस उसका समझ नहीं पाते, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल सा आप ऐप का जो भी इंटरफेस है आप उसका स्क्रीनशॉट लो, ऊपर राइट आपके टॉप पर एक बटन मिलेगा आपको सेंड, या जैसे जैसे आप स्क्रीनशॉट लोगे तो आपके स्क्रीन पर बटन्स आते हैं सेंड एडिट स्क्रीनशॉट्स के लिए। तो जब आप सेंड पे क्लिक करोगे तो आप जेमिनाई को वो इमेज भेज के आप पूरा समझ सकते हो इंटरफेस कि कौन सा बटन कहाँ है और किसके लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये एक्सेसिबिलिटी के लिए काफी हेल्पफुल है सभी के लिए वैसे भी। और आपने देखा होगा कई सारे एआई स्मार्ट क्लासेस हैं, तो आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते एआई स्मार्ट क्लासेस, आप अपने लिए स्मार्ट एआई स्मार्ट क्लासेस बना सकते हो। आपने देखा होगा जेमिनाई के अंदर एक फीचर है ओपन लाइव फीचर, आप उसका यूज ऐसे कर सकते हो कि अगर आपके पास कोई कैमरा है जो यूएसबी सपोर्टेड कैमरा हो या ब्लूटूथ कैमरा हो, तो आप क्या करोगे, आप उसका यूज करके जेमिनाई से आप उसको कनेक्ट कर लो, पहले अपने फोन से कनेक्ट कर लो और उसके बाद आप जेमिनाई को प्रॉम्प्ट दोगे कि आपके लिए जो भी सामने टेक्स्ट है या ऑब्जेक्ट है उसको वो एक्सट्रैक्ट करे और उसकी डिटेल्स दे। तो जैसे जैसे जब आप कैमरा को घुमाओगे तो आपको वो इंफॉर्मेशन देगा, और अगर आप कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हो तो
जैसे कि अगर कोई टेक्स्ट किसी न्यूज़पेपर पे लिखा है या कहीं वॉल पे लिखा है तो आप उसको भी पढ़ सकते हो वहीं से, ठीक है। और तो इस तरीके से आपके लिए ये एक्सेसिबिलिटी हेल्प करती है। और अगर मैं दूसरा एक और एग्जांपल दूं तो सिक्योरिटी के लिए भी बेहतर है एआई काफी। अगर आप जैसे कि काफी एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड आप मान लो कोई ऐसा ऐप है जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आप या कोई फाइल है तो आप उसे एआई टूल्स के हेल्प की मदद से भी सिक्योर कर सकते हैं। कई सारे ऐसे एआई टूल्स हैं जो आपके लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। अब सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है जो एआई अभी सॉल्व करने में लगा हुआ है, वो ये है कि आपने देखा होगा जैसे कि मैंने बताया कि कई सारे स्मार्ट ग्लासेस हैं जो ऑब्स्टिकल्स को डिटेक्ट करते हैं और आपको फास्ट गाइडेंस देते हैं। तो होता क्या है कि अभी भी एआई विजुअल जो चीजें हैं उनको अच्छे से नहीं बता पा रहा है, ठीक है। रियल टाइम में अगर आप मैं बात करूँ तो डे बाय डे वो अच्छा होता जा रहा है। और एक प्रॉब्लम और है जैसे कि आपने देखा होगा हैंड साइंस, जो बोल नहीं पाते हैं वो ज्यादातर हैंड साइंस का यूज करते हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए। तो एआई क्या कर रहा है, उस चीज को एक्सेसिबल बनाने के लिए बहुत एफर्ट्स लगा रहा है, ठीक है। हैंड साइंस ऐसा नहीं है कि कुछ होते हैं, हैंड साइंस कई सारे बहुत सारे हैंड साइंस हैं। और ऐसा नहीं है कि हैंड साइंस सिर्फ एक कंट्री का है तो वो पूरे वर्ल्ड में वही रहेगा, नहीं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो इंडिया में जो ज्यादातर हैंड साइंस यूज होते हैं वो इंडियन स्टैंडर्ड लैंग्वेज के हिसाब से, ठीक है, आईएसएल साइन। और अमेरिका में ऐसे ही एएसएल होता है और ऐसे ही जापान में भी है, कई सारी कंट्रीज के अलग अलग साइंस है। तो अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई सारे एआई भी लगे हुए, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, डेटा सेट प्रिपेयर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम को जो बहुत अभी मेजर प्रॉब्लम है इसे ठीक करा जाए। और जो भी जिन्हें बोलने की प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए एक ऐसा टूल बनाया जाए कि वो जो भी वो बात कर रहे हैं सामने वाला उसे समझ सके। जैसे भी मतलब ज्यादातर हैंड साइंस इतने टफ नहीं होते एआई को समझने के लिए, लेकिन हैंड साइंस में क्या होता है कि कई बार एक्सप्रेशंस और बाकी चीजों को भी देखना पड़ता है, मूवमेंट हैंड की देखनी पड़ती है, ठीक है। तो उस लिए एआई को ये प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम भी बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगी। अब मैं आपके थोड़ा एक्सपीरियंस या आपके व्यूज चाहता हूँ या मैं जानना चाहता हूँ कि आपने एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करी है और वो प्रॉब्लम फिर आपने कैसे सॉल्व करी। अगर कोई श्रोता इस संबंध में कुछ अपना विचार या अनुभव रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। सर, जब मैं छात्रा थी तो बहुत पहले मैंने एक अंतरचक्षु नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया था, बहुत पहले 2013 की बात है। तो उस समय मैंने जितने भी दृष्टिबाधित लोग थे उनके लिए अनुवाद का कार्य किया था और उनके साथ वो प्रोग्राम भी पूरा आयोजित किया था। तब मुझे समझ आई कि सुगमता जिसको हम बहुत ही ऐसे आसानी से ले लेते हैं वो बहुत कठिन कार्य है। जैसे आप बोले कि सिक्कों को पहचानना, नोट को पहचानना, अगर कहीं पे साइंस है उन साइंस का कैसे पता लगेगा बिना किसी सहायता के, तो ये सब चीजें उस समय मैंने जानी। अब आज जब हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि शायद अभी भी ये चीजें, ये समस्याएं बनी हुई हैं। हेलो, और उसमें रंग को पहचानना, क्या एआई अभी इस स्तर पर पहुंच चुका है कि वो दृष्टिबाधित लोगों को बता सके कि ये कौन सा रंग है, ये इसमें एक बिल्डिंग में कितनी सीढ़ियां हैं, आगे कोई ऑब्स्टिकल है या नहीं है। मैं ये सब जानना चाहूंगी।
हमारे आज के वक्ता से। जैसा कि आपने कहा कि एआई कलर्स बता सकता है, करेंसी और आपको जो भी बिल्डिंग के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हाँ बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया आपको कि एआई अब इतना स्मार्ट हो गया है कि आपकी ये इतनी मदद कर देगा। आप जो भी, आपका जो भी करेंसी है, ठीक है, तो कई ऐसे मॉडल्स और एप्स आपने देखे होंगे जो आपकी जो मदद करेंगे। मतलब जैसे कि अगर मैं करेंसी करेंसी की बात करूं, तो करेंसी के लिए एक ऐप आता है प्ले स्टोर पे, देखेंगे अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं, उसका नाम है कैश रेडर। और जब आप उसे डाउनलोड करेंगे तो वो आपकी बहुत ही फास्ट ये हेल्प करेगा कि मतलब जितनी, मतलब जैसे ही आप उसके आगे करेंसी रखेंगे वो तुरंत ही बता देगा कि ये इतने का नोट है, ठीक है। और अगर मैं बात कलर और बाकी बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन की करूँ, तो जहां पर भी आप हैं, आप जेमिनाई का यूज करें। जेमिनाई का जो एक फीचर है ओपन लाइव मोड, ठीक है। जब आप उस फीचर को यूज करेंगे तो जो भी आपके सामने ऑब्जेक्ट है या जो भी आपका जो भी कलर जैसे ड्रेसेस है, तो कि आप उससे पूछे कि इनका क्या कलर है, या आपके सामने क्या ऑब्स्टिकल है, वो आपको बिल्कुल बताएगा। और अगर आप किसी बिल्डिंग के स्टेयर्स देखना चाहते हैं कि कितने स्टेयर्स हैं, तो आप थोड़ा सा, आप अपना कैमरा उस बिल्डिंग की तरफ घुमाएं और आप थोड़ा पीछे रहे, और जेमिनाई का लाइव वाला फीचर आप टेस्ट करें, वो भी आपकी हेल्प करेगा। ये हो सकता है कि वो इतना एक्यूरेट ना हो, लेकिन हाँ 90-80% आपका काम हो जाएगा। तो आगे अगर कोई और भी कुछ शेयर करना चाहे। सर आई होप कि ये जितने भी आप एप्स बता रहे हैं सब ऑडियो सपोर्टेड एप्स हैं। हाँ जी बिल्कुल, सारे ऐप ऑडियो सपोर्टेड है। मतलब आप जो भी स्क्रीन रीडर यूज कर रहे हो उसमें आप बहुत ही अच्छे से काम करेंगे, बिल्कुल अच्छे से। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप बिल्कुल बताएं, कॉन्टेक्ट चैट में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, वो सारे ऐप टेस्टेड हैं और काफी लोग आज इनका यूज कर रहे हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और कोई श्रोता अपने विचार अपने अनुभव साझा करना चाहते हैं तो स्वागत है। हेलो सर, मैं ना वो वीडियो लेक्चर बनाती हूँ, हमारे यहाँ रिकॉर्डिंग होती है, तो उसके लिए ना मेरे को पीपीटी बनानी होती है। तो क्या होता है कि पीपीटी में सारा विवरण तो हम नहीं दे सकते, लेकिन हम कुछ कुछ हेडिंग वगैरह दे देते हैं। तो मेरे को ना 20 स्लाइड बनानी थी, और मैंने ना नोटबुक एलम का इस्तेमाल किया। उसने मेरे को ना स्लाइड तो बहुत अच्छी बनाकर दी, लेकिन और मतलब वो डिजाइन उसका बहुत अच्छा था, लेकिन जो मटेरियल उसके अंदर मैंने दिया ना, उसको उसने प्रॉपर ठीक से जमाया नहीं था। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले तो मुझे ये जानना है कि आप किस तरीके से, मतलब आप इसके अंदर मटेरियल चाह रहे थे और आपने उसको कैसे प्रॉम्प्ट दिया था। सर मैंने ना उसमें मेरे को जो पीपीटी में डालना था, मैंने वो पूरा एक फाइल बनाई और उस फाइल को मैंने अटैच किया नोटबुक एलएम में जो वो आता है उसका। और एक बार अलग से उसमें टॉपिक भी डालकर देखा कि मुझे इस टॉपिक पर 20 स्लाइड में पीपीटी बनाकर दीजिए। ऐसे करके मैंने दिया था उसमें प्रॉम्प्ट हिंदी में ही। तो उन्होंने ना मतलब मेरे को 20 वो स्लाइड तो बनाकर दी, लेकिन ना मतलब जैसी मुझे चाहिए रही थी ना, वो उस टाइप की नहीं बनी थी। तो देखिए, अगर आप इसको, अगर आपके हिसाब से चीजें नहीं उसमें बन रही, तो आप उसको दोबारा प्रॉम्प्ट दे सकते थे, या वहाँ पे मॉडल चेंज करके देख लेते। वहाँ पे मॉडल रीजनिंग का भी आता है, जो मैथ एंड रीजनिंग एडवांस कोडिंग वगैरह करता है। जब आप इस सर मॉडल को, मैंने ना मतलब नोटबुक एलएम के साथ साथ ना उसमें भी दी, मैंने चैट जेमिनाई में भी करा, चैट जीपीटी में भी डालने की कोशिश करी, लेकिन ना वो फिर बन ही नहीं पाई मेरे से। हो सकता है कि मेरे से एक प्रॉम्प्ट देने में ही कुछ गलती हुई हो। तो हाँ उसको मैं ना ये भी चाहूंगी कि मतलब मेरे को थोड़ा सा आ भी जाए कि मैं उसको अगर बनाऊं तो मतलब अच्छे से और कम समय में कैसे मैं बना एक बार सकती आपको हूँ। समझाता हूँ। हाँ मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप कोई पीपीटी बना रहे हो, आपने जैसे बताया वीडियो के लिए, लेक्चर्स के लिए, आपकी स्लाइड जो है 20 स्लाइड्स की होगी। तो जो भी आपने उसको प्रॉम्प्ट दिया कि आप एक मतलब मान लेते हैं वीडियो हाफ एन आवर का वीडियो है और उसमें काफी सारे टॉपिक्स हैं।
तो हर टॉपिक के लिए उसने एक स्लाइड ले ली, ठीक है। फिर आप देखें कि उस वीडियो में जो भी, फिर उस वीडियो को आप क्या करें, उसी वीडियो को जेमिनी को आप फिर से भेज दें, उसे अपलोड करके आप उसको भेज दें और उससे कहें कि जितने भी टॉपिक्स इस वीडियो में जितना भी टेक्स्ट है सब एक्सट्रैक्ट करके वो दीजिए। फिर आप उस जो भी टॉपिक है जो भी एक्सट्रैक्ट करके उसमें भेजा, आप उसको रीचेक करें कि क्या मिस हुआ है। जो भी मिस हुआ है आप उसको फिर से इंस्ट्रक्ट करें कि ये मिस हो गया है, आप फिर से प्रिपेयर करें, तो वो आपके लिए फिर से प्रिपेयर करेगा और आपकी जो स्लाइड है वो अच्छे से बना देगा। जी जी और ठीक है सर, एक बार आपको कोशिश और करके एडवांस, देखेंगे। हाँ हाँ, आप उसे करके देख सकते हैं। और आप यूज कर सकते हैं, एक और टूल है गामा एआई, आप सर्च करोगे प्लीज गूगल पे गामा एआई, तो ये पीपीटी बहुत जबरदस्त पीपीटी बनाने के लिए यूज होता है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। भुवन सर ने भी हाथ खड़ा किया है, कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं राधा मैम की जो जिज्ञासा थी उस पर थोड़ा सा मैं भी अपना पक्ष रखना चाहूंगा। जो गूगल का है नोटबुक एलएम, उसका उपयोग मैं भी पीपीटी बनाने के लिए किया था। मेरे पास पूरा जो सामग्री थी वो तैयार थी, उसी सामग्री को मैं अपलोड किया और उसको प्रॉम्प्ट दिया कि इसको हमें अच्छे स्लाइड के माध्यम से हमें पीपीटी बनाया। उसमें दो ऑप्शन आता है, एक तो आता है कि पूरा डिटेल आपको चाहिए, दूसरा होता है कि आपको ब्रीफ हेडिंग के माध्यम से और इमेजेस अधिक चाहिए। तो उसमें से दोनों में से किसी का चुनाव कर सकती हैं। मैंने करीब 2-3 पीपीटी उसके माध्यम से बनाई है और उसमें मैं देखा कि थोड़ी सी भाषा को लेकर थोड़ी सी एक दो जगह अशुद्धियां थी, लेकिन और बाकी जो हमने उसको सामग्री दी थी वही सामग्री उसने इमेजेस के माध्यम से बहुत अच्छे स्लाइड के रूप में हमें दिए थी, पीपीटी के रूप में। सर मेरे को ना मैंने जो उसमें जो मैंने जिस टॉपिक को लेकर मैंने ना वो वीडियो लेक्चर बनाया था, वो पूरी फाइल मेरे पास थी और मेरे को विथ उसमें पिक्चर्स के चाहिए थी विथ फोटो। तो मैंने उसमें डाला, उन्होंने फोटो मतलब एक ही फोटो को 2-3 बार, और दूसरी चीज क्या है कि मतलब मेरे को ना पूरी फाइल मैंने डाली थी, मेरे को 20 स्लाइड चाहिए होती है क्योंकि 30 से 35 मिनट का लेक्चर होता है, तो उसमें मतलब एक ही स्लाइड को बार बार नहीं दिखानी होती है, इसलिए वो जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो बोलते हैं कि थोड़ी लंबी पीपीटी दीजिए आप, ताकि थोड़ा थोड़ा पे बदल सकें। तो उसके लिए मैंने कोशिश करी, लेकिन ना फिर सर मेरे से नहीं बनी, हो सकता है मेरे से कुछ गलती रही हो, कुछ कमी रही हो, पर मेरे से बन नहीं पाई सर। एआई का उपयोग करने के लिए मैम ये है कि आप जितना अच्छा उसको प्रॉम्प्ट देंगी उतना अच्छा मटेरियल आउटपुट के रूप में आपको मिलेगा। जी सर, मैं नेक्स्ट टाइम जरूर कोशिश करूंगी। और इसमें क्या होता है, जो फ्री वर्जन है, फ्री वर्जन 10-12 ही स्लाइड्स देते हैं। अधिक स्लाइड लेने के लिए या तो आप 2-3 बार में बनाएं या फिर आप उसका पेड वर्जन लें, तब आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा। जी ठीक है सर। जी आप ठीक, थैंक यू सर। भुवन पांडे सर, आप अपनी जिज्ञासा को रखें, जो भी आप अनुभव साझा करना चाहते हैं। नीरज सर, मेरा एक प्रश्न है कि आपने ये बहुत अच्छा बताया अभी कि वो पीपीटी बनाने के लिए गामा एआई का इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे एक जानकारी चाहिए कि अगर जैसे हमें किसी चीज पर टेम्पलेट बनाने हों तो क्या उसके लिए कोई एआई टूल है स्पेशली टेम्पलेट्स बनाने के लिए? मैं चाहूंगा इस संबंध में टेम्पलेट के लिए तो वैसे कैनवा का यूज कर सकते हैं आप। बाकी मैं चाहूंगा कि हमारे वक्ता महोदय बताएं। सर जैसा बता रहे थे कि आप कैनवा का भी यूज कर सकते हो, और एक और एआई टूल्स हैं जिन गामा एआई में भी ये शायद फीचर है टेम्पलेट का, जो मैंने देखा था काफी टाइम पहले, तो आप देख लेना, वहां पे भी मिल जाएगा आपको। बाकी कैनवा में तो आपको बहुत कुछ मिलता है। हाँ, एक्सेसिबिलिटी का अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो आप उसका वेब वर्जन यूज करना, ठीक है। तो मैंने पीपीटी स्टार्ट कर दी। तो इसमें 5 स्लाइड हैं। आप देखो कि जो भी एआई के बारे में इंफॉर्मेशन है, जैसे कि मैंने आपको जो भी ऊपर बताया था वो सारी इंफॉर्मेशन है, और यहाँ पर इमेजेस हैं जो एआई को अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं। मैं अगर, क्योंकि मैंने सारी चीजें आपको बता दी है, वीएलएम के बारे में बता दिया है आपको, ये सारा एआई के बारे में ही है जो मैंने आपको बताया अभी। लास्ट में मैं एक स्लाइड दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को
जो बहुत ही यूजफुल है। ये है वो स्लाइड। तो ये जो आप वीडियो देखोगे, ये पूरा जो वीडियो है जेमिनी ने ही क्रिएट किया, ठीक है। आप जैसे जैसे प्रॉम्प्ट दोगे आपका काम जेमिनी कर देगा, काफी अच्छी वीडियो बनेगी। तो इस यही एक वीएलएम है जो वीएलएम जो काम करता है, ठीक है। ये वीएलएम का ही पार्ट है। तो मैंने आपको बताया कि विजुअल लैंग्वेज मॉडल जो होते हैं, जो टेक्स्ट और इमेजेस को देख के समझ के सीखते हैं और आपके लिए टास्क परफॉर्म करते हैं, वही है सीधा एक पार्ट। और मैंने जैसे कि एक और बात आपको बताया कि एक्सेसिबिलिटी जो है ऐसे दूसरी चीजों में भी हमारी हेल्प कर रही है, मतलब जैसे कि हैंड साइंस। उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हमने बनाया हुआ है, ठीक है। हमने जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया था उसका नाम था आइसोलेटर, और आप देखोगे ये इसमें भी वीएलएम का ही यूज हुआ है। तो मैं आपको दिखाऊंगा वो वीडियो हमारे प्रोजेक्ट की। क्या इस वीडियो में कोई आवाज भी है क्या? हाँ जी, इस वीडियो में साउंड हैगा, शायद आपको साउंड आवा नहीं रहा होगा। जी, साउंड नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, हाँ जी। ये ये जो प्रोजेक्ट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी हैंड साइंस होते हैं, ये डिटेक्ट करता है वीएलएम का ही यूज करके, जो हमने मॉडल बनाए हुए और अनाउंस करता है, ठीक है। तो जो अनाउंसमेंट के लिए जो टीटीएस है, जो ऑडियो आ रहा है, ये आपको शायद अभी सुना ही नहीं दे रहा होगा, क्योंकि मेरा माइक्रोफोन और बाकी जो टूल्स है उसे शायद कैपेबल नहीं होंगे, तो इसलिए बाकी आपने ये काफी सारे हैंड साइंस को समझ सकता है अभी के लिए आपने देखा, इसलिए जो भी आपने देखा, ये जो हैंड साइंस की जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो रही है। आप अगर आप मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम ज्यादातर इस केस में कहाँ हो रही है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि कई स्कूल्स में स्टूडेंट्स होते हैं जो हैंड साइन का यूज करते हैं। सपोज अगर एक जो भी टीचर है, अगर वो भी विजुअली चैलेंज हो, तो जो स्टूडेंट है वो हैंड साइन का यूज कर रहा है, तो वो कैसे समझ पाएंगे कि बच्चा क्या कहना चाहता है। तो ऐसे में ये जो टूल है उनकी हेल्प करेगा टीचर की, कि जो भी बच्चा कह रहा है वो समझ जाएंगे अगर इस टूल का यूज करेंगे कि बच्चा ये कहना चाहता है, और आप उनकी ऐसे हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसे ये काफी सारे वीएलएम मॉडल जो हमारे लिए यूजफुल है। फिर चाहे इमेज में से डिस्क्रिप्शन निकालना हो या किसी वीडियो में से डिस्क्रिप्शन निकालना हो, आप देखोगे यूट्यूब पे भी जेमिनाई हैगा। आप यूट्यूब के अंदर जब जाओगे तो आस्क जो ऑप्शन रहता है, आप वहाँ पे क्लिक करके वीडियो की पूरी इंफॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हो। और अब तो यूट्यूब कई वीडियोस के नीचे जब भी आप जो भी एक्सप्लोर करोगे, वीडियोस को जब एक्सप्लोर करोगे, तो नीचे वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होता है कि वीडियो में क्या बताया गया है, वो भी बताता है, ठीक है। वो एक्सट्रैक्ट करके, ठीक है, इंफॉर्मेशन। और ऐसे ही कई बड़ी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड और या बाकी डिसेबिलिटी जिनको प्रॉब्लम्स होती है, उन सभी के लिए एआई टूल्स यूज कर रही है। फिर चाहे कैप्शंस के थ्रू समझाना हो, है ना, और या फिर ऑडियो फीडबैक के थ्रू समझाना हो, इन सब जगह पे एआई यूज हो रहा है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जियो हॉटस्टार जो बहुत ही पॉपुलर है, आप देखोगे कि हैंड साइन का जो भी लोग यूज करते हैं उनके लिए भी वहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि वो जो भी कंटेंट है उसको समझ सके, और कैप्शन अवेलेबल है जिससे रीड करके वो चीजों पे समझ सके। उसी तरीके से कई सारी ऐसी एप्लीकेशन हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से इतना ही था आज के लिए आपके लिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ समझ आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आप कोई कुछ पूछना चाहते हैं या आप कुछ भी कहना चाहते हैं जी तो आप जी जी
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार पुनः मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने आज कई बिंदुओं पर, सबसे पहले आपने अपनी बात स्टार्टअप को लेकर की और कई बिंदुओं पर का जिक्र किया, और उसके बाद कई सारे जो एआई टूल्स हैं उनके बारे में बताया कि कैसे हम सुगमता को एआई के माध्यम से बढ़ा सकते हैं और अपने काम को आसान कर सकते हैं। मैं संक्षेप में 4 लाइनों के माध्यम से आपका आभार करना चाहूंगा, क्योंकि आप फ्रीलांसिंग और स्टार्टअप दोनों के लिए काम कर रहे हैं। कहते हैं लकीर के फकीर हम कभी बन नहीं सकते, लकीर के फकीर हम कभी बन नहीं सकते, किसी एक दायरे में हम सिमट नहीं सकते। जो काम आप कर रहे हैं, हालांकि आप पहले वक्ता है हमारी 83वीं जैसा कि मैं कहा था कार्यशाला है, जेन जी पीढ़ी के पहले वक्ता हैं और कई बिंदुओं पर बहुत अच्छे से आपने बताने की कोशिश की है। हालांकि आप दृष्टिबाधित हैं, फिर भी आपने बखूबी विषय के साथ न्याय करते हुए, थोड़ी सी कठिनाई हो रही थी स्क्रीन साझा करने में या इस तरह की, लेकिन हर कठिनाइयों से पार आकर आपने आज हमारे पटल को समृद्ध किया है। इसीलिए मैं ये लाइनें आपको समर्पित कर रहा हूँ। लकीर के फकीर हम कभी बन नहीं सकते, किसी एक दायरे में हम सिमट नहीं सकते, पहचान अपनी हमने खुद बनाई है अपनी मेहनत से, पहचान अपनी खुद बनाई है अपनी मेहनत से, हम वो हैं जो मुश्किलों से कभी डर नहीं सकते, हम जो कभी मुश्किलों से डर नहीं सकते। तो एक बार पुनः आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं। अब मैं अपने श्रोताओं की तरफ चलता हूं। आज के विषय से संबंधित अगर किसी भी श्रोता का कोई प्रश्न है तो आप रखें। आप सीधे हमारे जो आज के मुख्य वक्ता हैं उनसे आप संवाद भी कर सकते हैं। हार्दिक स्वागत है। नमस्कार सर, मेरा वक्ता से प्रश्न ये है कि जो हमारे पुराने टेक्स्ट हैं, लिटरेरी टेक्स्ट हैं और जिनके प्रिंट मिट गए हैं, क्या उसको पढ़ने के लिए अभी कोई लेटेस्ट एआई टूल्स है? मैं ऑडियो बुक्स की बात नहीं कर रही हूँ, जो लेटेस्ट बुक्स है उनके लिए भी नहीं, जो पुराने टेक्स्ट बुक्स है, क्लासिकल टेक्स्ट। देखिए, पहले तो अगर आप जो भी बुक, अगर इस प्रिंटेड जो भी टेक्स्ट है मिट गया है ना, तो काफी टफ होता है कि उसे पढ़ना, क्योंकि ओसीआर एक ऐसा टेक्स्ट आता है कि जो क्लीन हो, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि अगर वो पढ़ने की कोशिश भी करेगा ना, तो हो सकता है कि वो जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है वो ना दे पाए। वो पढ़ तो ले जाएगा, लेकिन फिर वो एक्यूरेसी नहीं रहेगा इतनी। और अगर ऑडियो बुक्स की बात करें तो हाँ, कई सारी ऑडियो बुक्स होती हैं, पुरानी ऑडियो बुक्स भी होती है। तो देखना पड़ेगा कि आप कौन सी बुक है, कौन से सन की है, और मतलब क्या है उस बुक के अंदर। तो अगर आप देखोगे, गूगल पे भी सर्च करोगे उसके बारे में या यूट्यूब पे भी देखोगे, तो कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर कई चीजें मिल जाती हैं, या फिर कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऑडियो बुक्स प्रोवाइड करती हैं, तो उनके पास भी मिल सकती है। जी सर, और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि क्या एआई ने ब्रेल लिपि पे भी कुछ काम किया है? अभी आधुनिक तौर पे क्या ब्रेल लिपि पे कुछ काम हुआ है एआई द्वारा? जहाँ तक मैंने एक न्यूज सुनी थी कि एक ऐसा टूल बनाया जा रहा है जो जो भी ब्रेल है उसको पीडीएफ वगैरह में वो कन्वर्ट कर देगा नॉर्मल टेक्स्ट के लिए। मतलब जैसे कि हम जो भी हम ब्रेल में लिख रहे हैं, तो उसको एक नॉर्मल टेक्स्ट पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकता है, जो हम रीड कर सके या कोई और भी उसे रीड कर सके। तो ये न्यूज काफी टाइम पहले सुनी थी, अभी इस पर कितना प्रोग्रेस हुआ है वो नहीं पता, लेकिन हाँ, ये इस पे शायद काम भी चल रहा होगा, क्योंकि अगर ये न्यूज आएगी तो भी काम जरूर चल रहा होगा। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई अन्य श्रोता अगर कोई जिज्ञासा आपकी है तो आपका स्वागत है। जी मुझे लग रहा है किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आज के इस अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखला के अध्यक्ष डॉक्टर सी जयशंकर बाबू सर से आग्रह करूंगा कि आप अपने विचारों से हम सभी को लाभान्वित करें। सर हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद उमेश जी। नीरज गुप्ता जी का हार्दिक अभिनंदन। उन्होंने उनका अपना जो स्टार्टअप लाइफ है तो उसका परिचय देने के साथ साथ काफी विस्तार से तो एक्सेसिबिलिटी के लिए एआई के उपयोग के संबंध में अपने तमाम जो प्रतिभागी हैं उनके साथ संवाद साधते हुए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपनी बात सीधे तो रखते हैं कई लोग, संवाद के साथ क्या है
अब हमारा जो अंतिम जो पड़ाव होता था वो हम लोग सवालों के लिए देते थे, जबकि नीरज जी ने शुरुआत से ही संवाद बनाए रखे। तो इस वजह से क्या है, कई सारे जो प्रतिभागी है तो अपने विचार बेहिचक प्रकट करते हुए तो अपनी जिज्ञासाओं की पूर्ति करने लगे थे। और तमाम प्रतिभागियों के प्रति भी मैं आभारी हूँ। और विशेषकर नीरज गुप्ता जी ने जो अपने शुरुआती इंटरैक्शन के माध्यम से ये समझने की कोशिश की थी कि हमारे प्रतिभागी किन किन उद्देश्यों से वे एआई का प्रयोग कर रहे हैं, कैसे कैसे किन कामों में उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो उस समय जवाब देने वाले कल्पना जी और शशि जी और राधा जी और भुवन जी, इन सब ने जो भी सक्रियता से शुरुआत में ही जो इंटरैक्टिविटी के माध्यम से नीरज जी का उत्साह बढ़ाया, उनका हार्दिक अभिनंदन। और नीरज जी ने जो विषय लिया है तो काफी महत्वपूर्ण विषय है, कारण आज हम लोग जब से ये दिव्यांग जनों के लिए कार्यशालाएं, हर 7वीं कार्यशाला दिव्यांग जनों पर केंद्रित हो और उनके उपयोगिता की दृष्टि से केंद्रित हो, ऐसा हमने प्रयास किया। और इसके लिए भाई उमेश जी तो लगातार 7वीं कार्यशाला के लिए एक अच्छे वक्ता को पहचान कर फिर उनको आमंत्रित करने में लगे हुए हैं। तो आज बहुत ही अच्छे वक्ता के रूप में नीरज जी हमारे समक्ष उपस्थित हैं। और नीरज जी ने ऐसा प्रयास किया है, भले ही उनकी प्रस्तुति में 2-4 स्लाइड हो, लेकिन उन्होंने इतना विस्तार से विषय को कवर किया। जैसे शुरुआत में उन्होंने एआई के साथ जुड़कर हम कैसे अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं, वहां से बात शुरू करके तो विजुअल लैंग्वेज मॉडल्स VLM और ग्राफिक रिलेटेड सहायता जिनको भी चाहिए तो उसके लिए VLM कैसे मदद कर सकती है विभिन्न एआई प्लेटफॉर्म्स में, वहां से शुरू करते उन्होंने काफी सारे टूल्स और सुविधाओं की बात उन्होंने की, जैसे टॉकबैक हो और जेमिनी के माध्यम से वीडियो नोट्स बनाने से संबंधित हो, और कॉमेट ब्राउजर की बात हो, और कई प्रकार के एआई असिस्टेंट हो, या ग्रुप द्वारा जो मतलब रियल टाइम न्यूज पढ़ने से संबंधित, और विभिन्न जो वॉइस के लिए अलग अलग जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उनका काफी विस्तार से उन्होंने विश्लेषण किया है। और विशेषकर जो आमतौर पे हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, जैसे ChatGPT हो, जेमिनी हो, और ऐसे टूल्स के अन्य प्रयोगों के संदर्भ में विशेषकर तो उन्होंने केवल दृष्टिबाधितों तक ही बात सीमित नहीं रखी, क्योंकि यहाँ साइन लैंग्वेज की बात जो करते हुए हैंड साइंस कैसे एआई टूल्स रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, कैसे पहचान रहे हैं, और कैसे मतलब साइन लैंग्वेज जो यूनिवर्सल होनी चाहिए, तो वैश्विक स्तर पर एक मानक उसका होना चाहिए, उस पक्ष में भी कैसे काम हो रहे हैं। जैसे विभिन्न देशों में अलग अलग काम है, तो भारत में भी काफी ऐसा अच्छा प्रयास हुआ है। तो रामकृष्ण मिशन की ओर से काफी समय पहले, आज से मुझे याद है कि आज से 2 दशक पहले ही रामकृष्ण मिशन ने तो जितने सारे कोश है उनके, मतलब साइन लैंग्वेज कोश, तो उनको कई भाषाओं में उन्होंने बनाया था, वो है हार्ड कॉपी लेवल पे। तो ऐसे बनाने का फायदा ये था कि अब ये सारे डिजिटाइजेशन इनका हो जाए, निश्चित रूप से तो ये एआई के लिए तो बहुत ही एक उपयोगी एडिशन होगा, जिससे कि काफी अच्छी गति से वो कार्य हो सकता है। और विशेषकर दृष्टिबाधितों के लिए एआई स्मार्ट ग्लासेस की जो बात कही, और वो जो गुप्ता जी ने, नीरज जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात इस दृष्टि से कही है, तो जो मतलब अफोर्डेबल नहीं है, जो खरीद ही नहीं पाएंगे, वे कैसे एआई का प्रयोग करेंगे, तो कैसे स्मार्ट ग्लासेस का काम ले सकते हैं, मतलब जो स्मार्ट ग्लास ना भी हो। जैसे उन्होंने बहुत बढ़िया सा बताया कि जेमिनी हो और अन्य जो भी एआई टूल है, उनको एक कैमरा के माध्यम से या ब्लूटूथ कैमरा के माध्यम से जो भी इमेज दर्शाते हुए
तो उसमें उससे संबंधित सूचनाओं को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार एक्सेसिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। और इस दृष्टि से जब सवाल किया गया, विशेषकर कल्पना जी का हार्दिक अभिनंदन, उन्होंने काफी सक्रियता दर्शाई है। लगातार हमारे वक्ता के साथ उन्होंने संवाद करते हुए कई सारी जिज्ञासाओं की पूर्ति भी की है। और उन्होंने अपने पूर्व में जो भी उन्होंने प्रयास किया है अंतरिक्षो, तो हम चाहेंगे कि इस पर भी कल्पना वर्मा जी आगे कुछ विचार जरूर दें। तो उन्होंने जो डिजिटाइजेशन की जो समस्याएं हैं और उन सबका जिक्र करते हुए, जैसे कलर्स हो और बिल्डिंग के जो मतलब सीढ़ियां चढ़ने से संबंधित जो समस्याएं एक्सेसिबिलिटी की होती है दिव्यांगों के लिए, तो इसमें एआई की मदद की स्थिति क्या है, इस पर उन्होंने जब सवाल किया, निश्चित रूप से इसका भी बहुत बेहतरीन जवाब भाई नीरज जी ने दिया है। तो इस रूप में उन्होंने तो विशेषकर कई एस्पेक्ट्स में, विशेषकर जैसे सुरक्षा से एआई फॉर सिक्योरिटी का, उसमें अलग अलग एप्स की दृष्टि से हो, फाइल्स की दृष्टि से हो, कैसे हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और ये सारे बताते हुए साइन लैंग्वेज संबंधी अपनी जो परियोजना है तो उसके वीडियोस भी प्रदर्शित किया है उन्होंने। और विशेषकर जो वीएलएम की दृष्टि से जो वीडियो क्रिएट किए गए हैं तो उनको भी दर्शाते हुए मुख्य रूप से जितने सारे मित्रों ने जितने भी सवाल किया, विशेषकर राधा शर्मा जी और भुवन पांडे जी, तो उन सबके सवालों का इतना अच्छा जवाब दिया है कि वास्तव में जिस विषय को लेकर आज प्रस्ताव रखा था नीरज जी ने, उसके साथ बड़ा न्याय किया। और हाँ, मुझे थोड़ा सा ये भी महसूस हुआ, हमने इन कार्यशालाओं का लक्ष्य ऐसा बनाया कि दुनिया भर के जितने सारे दिव्यांग मित्र हैं तो उनके लिए और अन्यों के लिए, ये तो जैसे केवल दिव्यांगों के लिए ही नहीं था, तो अन्य मित्र जो भी बेहतरीन ढंग से देख पाते, काम कर पाते, वे भी लाभान्वित हुए हैं। लेकिन उमेश भाई, मैं हम लोग ऐसा करेंगे, तो हम तो हमारे कई सारे ग्रुप्स तो है जरूर। तो जैसे अभी नीरज जी का परिचय हमें मिला था अपनी जो काव्या जी से, लेकिन काव्या जी और कई सारे मित्र आज जुड़ नहीं पाए हैं। हो सकता है कि उनके पास सूचना हो, लेकिन हमारे रिमाइंडर उनके पास वैसे नहीं पहुंचे, क्योंकि कई सारे ग्रुप्स के माध्यम से जाते हैं तो वैसे हम लोग कई सारे ग्रुप्स में संदेश छूट जाते हैं। जैसे मेरी व्यस्तता में हर दिन मेरे पास कम से कम 50 ग्रुप्स में संदेश आते हैं और कम से कम 20-30 व्यक्तिगत संदेश भी भेजते हैं लोग, उसमें मुश्किल से 10% ही मैं देख पाता हूँ। तो इस दृष्टि से अपने दिव्यांग मित्रों को हर कार्यशाला में, विशेषकर जो दिव्यांग मित्रों द्वारा दिव्यांग मित्रों को ध्यान में रखते हुए एक्सेसिबिलिटी और अन्य विषयों से संबंधित जो कार्यशालाएं की जाती है, इसके लिए हम ऐसे करेंगे कि जितने सारे हमारे दिव्यांग मित्र हैं तो उनका अलग ग्रुप हम बनाएंगे और उसमें हम टेक्स्ट मैसेज देते रहेंगे। तो उसकी शुरुआत आज ही हम करेंगे और जितने भी मित्र हैं पहले उनको जोड़ लेंगे। और जैसे हम लोग हमें ज्ञानदान देने वालों का एक मतलब ग्रुप बनाया था, वैसे आज नीरज जी की प्रेरणा से हमें ये सूझा कि मैं वैसे कार्यशाला में आने से पहले भी जब गाड़ी चलाते हुए भी मैं महसूस कर रहा था, क्योंकि आज मेरी निष्ठुर व्यस्तता की वजह से जितना प्रचार मुझे करना था वो नहीं कर पाया था। तो इसका जो प्रभाव एक तो पड़ा है, लेकिन निश्चित रूप से ये सब तक पहुंचे, विशेषकर ये तो पहुंच ही रहा है, क्योंकि उमेश भाई इसका रिकॉर्डिंग करते हुए जब YouTube में उपलब्ध करवा रहे हैं तो सबको ये मिल रहा है। और विशेषकर नीरज भाई की सूचना के लिए मैं बताना चाहूंगा, जरूर उन्होंने किया होगा, हमारे इस इनविटेशन का स्टडी किया होगा। हर इनविटेशन में हम हर कार्यशाला के विषय देते हुए, उस वक्ता का चित्र देते हुए और उनके उस विषय में दिए गए वक्तव्य का वीडियो का भी हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। तो ये पूरा श्रेय और इस पूरा श्रम का जो है दान है, उमेश जी ने ही दिया है। तो ये जो उपलब्ध करा रहे हैं, तो इसकी वजह से जो है निश्चित रूप से सबको लाभ मिल ही रहा है।
फिर भी जैसे नीरज जी के साथ अभी भुवन जी और कल्पना जी, राधा जी, बाकी तमाम मित्रों ने जो संवाद किया है, तो वैसे संवाद करते हुए प्रेरणा पाने का अवसर उनको मिल जाए, ये हम चाहते हैं। एक दूसरों के उनका संवाद बढ़े, ये भी हम चाहते हैं। और जरूर हम लोग ये भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमारी कार्यशालाएं ज्यादा हिंदी के माध्यम से हो रही है और यहाँ पे तमिल प्रदेश में सैकड़ों व्यक्तियों का एक समूह है, तो उस समूह में हम जब भी सूचना पहुंचा रहे, वे इसी हिचक से इसमें नहीं आ पा रहे कि हमारी कार्यशाला पूरी की पूरी हिंदी में होती है। तो हम आगे ये भी ध्यान में रखेंगे, तो ताकि कार्यशाला के लिए हम लोग भरपूर समय तो दे ही रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग और भी स्लो करते हुए, चाहे तो भाषिणी जैसे एप्स का भी प्रयोग का विकल्प उनको देते हुए, जो वक्ता कह रहे हैं उसको वो उन एप्स के माध्यम से सुने और सवाल उसी ऐप के मतलब सहायता से वे बेहतरीन सवाल करें वक्ता से, ताकि उनकी अपनी जरूरतों की पूर्ति इसके माध्यम से हो जाए। तो ये मैं चाहूंगा, मैं दोनों अपने मित्रों का, विशेषकर नीरज जी का और उमेश जी का पुनः अभिनंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि इतने कायदे से 7वीं कार्यशाला जब से हमने निर्णय लिया, उसको निश्चित रूप से दिव्यांग मित्रों के लिए और दिव्यांग मित्रों के द्वारा ही वे करवा रहे हैं। इसके लिए तहे दिल से मैं उनके प्रति श्रद्धापूर्वक नतमस्तक हूँ। नीरज जी ने जो एक्सेसिबिलिटी की जो दृष्टि रखी है, वो केवल दृष्टिबाधितों के लिए नहीं, सबके लिए उन्होंने ध्यान में रखते हुए बताया। तभी तो इन्होंने जो साइन लैंग्वेज को लेकर अपनी परियोजना की बात कही है। और नीरज जी से आज की पीढ़ी ने, आज हम सब ये प्रेरणा ले सकते हैं, जब आपके सामने एक सबसे बड़े गुरु जैसे, जिसको लेकर आप है ना, जितने सारे आसमानों को कागज बना दे और जितने सारे समुद्रों को, जैसे कबीर की वाणी में, आप शाही बना लें, लेकिन एआई तो एक प्रकार के ऐसे गुरु के रूप में आपको भूमिका निभा ही रहा है। तो जो आप मान लीजिए, जैसे कोडिंग करना है आपको, तो कोडिंग करना है तो कोडिंग सीखने में ही आपके कई सारे महीने बीत जाएंगे और उसमें निष्णात होने में और भी आपको अभ्यास की जरूरत होती है। वो कोडिंग वो करने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित सुझाव भी आप लेते हुए, तो एक बेहतरीन प्रोग्रामर बिना कोड सीखे ही बन रहे हैं आज, तो एआई के माध्यम से। तो उस प्रकार की जो प्रेरणा आज हमारे इस वर्ष को हमने घोषित किया है कि स्टार्टअप वर्ष के रूप में, तो एक सफल स्टार्टअप शुरू करने वाले नीरज गुप्ता जी ने आज अपने अनुभव को साझा करते हुए जो भी ज्ञानदान दिया है, तो इसके लिए उनका पुनः हार्दिक अभिनंदन। और मैं उनसे यही आग्रह करता हूं, जब भी आपको लगे, समय मिले, हर बुधवार शाम 6 बजे, तो भूकंप भी आ जाए लेकिन हमारा यह कार्यक्रम चलता ही रहेगा निश्चित रूप से, क्योंकि हर कोने से, जैसे उमेश जी एक कोने में बैठे, मैं एक कोने में बैठा हूँ, सांद्रा जी एक कोने में बैठे हैं, 7 समुंदर पार, तो कोई ना कोई हमारे इस मंच को चालू कर देते हैं, चलाते रहते हैं, तो इसलिए रुकने का नाम नहीं लेता। तो ये कार्यक्रम चलता रहता है। भुवन जी ने, नीरज जी से मेरा आग्रह है, जरूर हमारे इस मंच से आप जुड़े रहें और आपका बार बार स्वागत है। और आपका ये वीडियो आज हम लोग ये गूगल का जो वर्क स्पेस है, इस अकाउंट में हमारे लिए जो स्पेस था वो भर चुका है, इस वजह से रिकॉर्डिंग की सुविधा रुकी हुई है। तो उमेश जी 2 रोल्स एक साथ प्ले कर रहे हैं, उनको अलग से इसका रिकॉर्डिंग भी करना पड़ रहा है, तो इसलिए एक बेहतरीन वीडियो आज जो आपको उपलब्ध होगा, तो इसका दुगना श्रेय जो है उमेश जी को ही जाता है। और उमेश जी, आगे की कार्रवाई करने से पहले तो मैं आप सबका पुनः अभिनंदन करना चाहता हूं। और एक्सेसिबिलिटी को लेके इससे पहले जितनी कार्यशालाएं हुई हैं, उनसे भी ज्यादा बेहतरीन ढंग से नीरज जी ने दिया है। कारण उनका ध्यान ये रहा, तो जिनके पास साधन नहीं है वे कैसे उन तक पहुंच पाए, क्योंकि साधन जिनके पास है वो उस साधन की सुविधाओं के बारे में बता पाएंगे,
लेकिन जिनके पास साधन नहीं, वे कैसे जुगाड़ करें, कैसे फिर अपनी समस्या को समाधान दे पाए। तो इस दृष्टि से पुनः नीरज जी का अभिनंदन और आगे की कार्रवाई के लिए उमेश जी से आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रेरणादायी वक्तव्य के लिए, अध्यक्षीय भाषण के लिए। लगातार आपका मार्गदर्शन ऊर्जा के रूप में हम सभी को प्राप्त हो रहा है। एक बार पुनः आपका आभार, और नीरज जी का भी बहुत बहुत आभार कि नीरज जी से संपर्क किया और सर ने हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्होंने अपनी सहमति दी थी। मात्र 3 दिन पहले यह सहमति मिली और उसके बाद आज उन्होंने फाइनली अपना व्याख्यान दिया। एक बार पुनः अब समय आ चुका है कि हम अतिथि वक्ता को जिस प्रमाण पत्र के माध्यम से हमेशा से सम्मानित करते आए हैं, हम नीरज जी को भी ऐसे ही एक प्रमाण पत्र के माध्यम से सम्मानित करें आप सभी की गरिमामय आभासी उपस्थिति में। तो यह प्रमाण पत्र श्री नीरज गुप्ता जो अध्येता है, मैंने बताया था, कंप्यूटर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी विभाग, वर्ल्ड कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, गुरुग्राम। और जो आज का विषय था कृत्रिम मेधा के माध्यम से सुगम्यता संवर्धन, इस पर बहुत ही अच्छे से उन्होंने पीपीटी भी बनाई और कुछ अपने अनुभवों से, विचार से हम सभी को लाभान्वित भी किया है। अब समय चुका है कि हमारे जो आभासी श्रोता हैं वो जो जुड़े हैं उन्हें भी फीडबैक फॉर्म का लिंक मैं उपलब्ध करा देता हूँ चैट बॉक्स में। हमने फीडबैक फॉर्म का लिंक आप सभी के लिए उपलब्ध करा दिया है। जो हमारे सुधीजन श्रोता जुड़े हुए हैं, आप फीडबैक फॉर्म के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। नीरज भाई आज पहली बार इस पटल से जुड़े हुए हैं, चूंकि वह एक अच्छे संस्थान से जुड़े हुए हैं, वहाँ के अध्येता हैं, तो उनके संपर्क में प्रौद्योगिकी और भाषा दोनों पर अगर कोई विद्वान काम कर रहा है तो उन सभी का इस पटल पर स्वागत है। वह आए व्याख्यान के माध्यम से हमारे आभासी श्रोताओं को हमेशा कुछ नया ज्ञानदान दें, जिसके माध्यम से हम जो परिकल्पना लेके चल रहे हैं डिजिटल साक्षरता मिशन, हम उसको पूरा करें। मुझे लगता है कि आप सभी प्रतिभागिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए होंगे। कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं, फिर अगले बुधवार को हम नए विषय, नए वक्ता के साथ उपस्थित होंगे। आज राधा शर्मा महोदया ने प्रस्तुतिकरण पीपीटी, अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक प्रस्तुतिकरण कैसे बनाए, इसको लेकर उन्होंने जो विचार, जो सुझाव साझा किए, मैं चाहूंगा कि आगामी हमारी कार्यशाला एक विशेष रूप से इस पर हम केंद्रित करें, ताकि आप में से अधिकांश लोग जो शैक्षणिक जगत से जुड़े हुए हैं या अन्य विभागों, मंत्रालयों से जुड़े हुए हैं, उन्हें अक्सर प्रस्तुति, आजकल पीपीटी के माध्यम से ही शिक्षा दीक्षा का काम हो रहा है, तो हम अपने प्रस्तुतिकरण को कम समय में बेहतर कैसे बनाएं, इस पर हम एक कार्यशाला केंद्रित करेंगे। एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार और आप सभी की सक्रियता को प्रणाम करते हुए सर्वेशाम मंगलम की भावना के साथ आज के ज्ञान अनुष्ठान को यहीं पर विराम देते हैं। फिर हम अगले बुधवार को हम उपस्थित होंगे नए वक्ता, नए विषय के साथ। शुभ रात्रि, नमस्कार।